को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपनी YouTube सीरीज आवर हेरिटेज की चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज में आज आपसे चतुर्वेदी समाज के खिलाड़ियों और जो खेल वो खेले उनके विषय में चर्चा कर रहा हूं। अब अगली चर्चा है मल्ल विद्या की, यानी कुश्ती विद्या की। इस विषय में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मल्ल विद्या है, एक तो ये भारत की प्राचीनतम खेलों में है। दूसरे, इस मल्ल विद्या में श्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने बहुत नाम किया है। माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का मल्ल विद्या का इतिहास और पौराणिक काल की कथाएं, ये सब आपस में मिले जुले हैं। अगर हम लोग भागवत काल और पौराणिक काल की बात करें, किंवदंतियों की बात करें, साहित्य की बात करें, तो उसमें चतुर्वेदी मल्लों का जिक्र आता है, मतलब पहलवानों का जिक्र आता है। मल्ल विद्या हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में मथुरा में कृष्ण बलराम कुश्ती लड़ते थे। बलराम जी का तो विशेष नाम इसमें है। और ये भी हम जानते हैं कि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि जब कृष्ण भगवान और बलराम जी को मारने के लिए, बलदाऊ जी को मारने के लिए कंस ने दंगल का आयोजन किया, तो उसमें चाणूर नामक पहलवान से कृष्ण जी की कुश्ती हुई थी। और आखिर में इन लोगों ने कंस को मार दिया था। छज्जू चौबे आदि ने मदद की थी। छज्जू चौबे भी पहलवान थे और वो हम लोगों को कथानक पूरा मालूम है। मुगल काल में जाके कुछ ऐसा हुआ कि इतने हमले मथुरा में हो चुके थे कि वहां चतुर्वेदियों ने अपनी सुरक्षा के लिए और कम से कम लोगों को लगे कि ये शक्तिशाली लोग हैं, तो अपनी इस प्राचीन काल की कला को और बढ़ावा दिया। और ये सुनने वालों से मैंने सुना है कि वो समय ऐसा समय था कि अगर कोई चतुर्वेदी दुर्बल या बीमार है, उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी सब पहलवानी का शौक करते थे। और तब प्रोफेशन तो था नहीं। मथुरा में ये जो माथुर चतुर्वेदी पहलवान या मल्ल सम्राट थे, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में समय समय पर जाके कुश्तियां लड़ी हैं। इनके किस्से हैं और अपनी विजय पताका फहराई है। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा दो भाइयों की, जिनका नाम एक जगह मैंने अल दत्त और कुल दत्त पढ़ा है और कहीं अली दत्त और कुली दत्त भी पढ़ा है। ये जो भाई थे, इनका ताल ठोंकने में कोई सानी नहीं थी। मथुरा के किशोरी रमन डिग्री कॉलेज के गेट पर 50 फीट के ऊंचे टीले पर अकबरकालीन चौकी अखाड़ा रहा है। ये जो अल दत्त और कुल दत्त थे, दोनों भाई चौकी अखाड़े में दंगल कुश्ती लड़ते थे, दिन भर जोर करते थे और जैसा मैंने बताया, ये ताल ठोंकने में माहिर थे। जब संध्या हो चलती थी तो शाम को जोर करने के बाद ये टीले पे चढ़ के और ताल ठोंकते थे। ताल ठोंकने की जो आवाज होती थी, तो लगभग आधा पौना किलोमीटर 500-600 मीटर दूर उस चौकी अखाड़े से, चौबिया पाड़े में इनका घर था, वहां इनकी माताजी समझ जाती थी कि अब आज की कुश्ती पूरी हुई और ये लड़के खाना खाने आ रहे हैं, तो वो खाना बनाना शुरू कर देती थी। ऐसा किस्सा है। दो और पहलवानों का किस्सा सुनिए, खुनखुन चौबे और पाई चौबे। ये भरतपुर रियासत के पहलवान थे। किस्सा कुछ इस प्रकार से है कि ये जो चौकी अखाड़ा था मथुरा में, पहलवान ये भरतपुर रियासत के थे, भरतपुर में थे रियासत में। मथुरा और भरतपुर इलाके लगे हुए हैं। तो वहां चौकी अखाड़े को कवर करते हुए अंग्रेजों ने वहां से सड़क ले जाने का प्लान बनाया, जिसमें चौकी अखाड़ा खत्म हो जाता और उस जगह की सड़क बनने लगी। तो ये किस्सा मैंने पढ़ा है। देखिए, ये कुछ चीजें किंवदंतियां हैं।
इनका कहीं मेरे पास ये नहीं है कि आप कहें तो मैं ऑथेंटिक किसी हिस्ट्री की बुक में दिखा दूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो है ये हमारे हेरिटेज की एक चर्चा है। इसमें जो हमने मौखिक किसी से सुना है, कहीं लिखा हुआ पढ़ा है, तो हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। जहां हमको प्रमाण मिलते हैं ऑथेंटिक चीजों के, वो हम आपको प्रमाण देते हैं। और जहां पर ये चर्चा सुनी है तो ये हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं कि आप इसमें से ये कितना इसको सही माने और कितना इसको कथानक माने। लेकिन ये किंवदंती इस प्रकार से है कि ये जो खुनखुन और पाई चौबे थे, इनको भी ये बड़ा बुरा लगा सब चौबों की भांति कि ये हमारा अखाड़ा खत्म हो जाएगा। कहते हैं अंग्रेज लोग सड़क दिन भर बनाते थे और लगभग 15-20 मील दूर से ये खुनखुन चौबे और पाई चौबे भरतपुर रियासत से रात को दौड़ते हुए मथुरा आते थे और जो सड़क बनी होती थी उसको तोड़ फोड़ के काट के चले जाते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला और आखिर में बताते हैं कि हार कर वो सड़क उस अखाड़े को छोड़ते हुए बनाई गई और वो सड़क बहुत बाद तक भी देखी जा सकती रही है। एक और किस्सा है एक प्रसिद्ध पहलवान देविया चौबे का। बताते हैं कि जो देविया चौबे थे ये बड़े हिम्मती पहलवान थे। पहलवान एक तो शरीर से ताकतवर, दूसरे मन से भी हिम्मत। तो दरभंगा राज्य में कहते हैं उनकी कुश्ती शेर से हुई और शेर से कुश्ती में बुरी तरह से वो घायल हुए, लेकिन कहने वालों का कहना यह है कि उनको शेर पे विजय प्राप्त हुई। एक और पहलवान का मैं जिक्र करूंगा, वो थे महादेवा पहलवान। इनकी खास बात यह थी कि इनको आंखों से नहीं दिखता था और अंधे होने के बावजूद ये पहलवान थे। सामने वाले पहलवान से जब हाथ मिलाते थे तो थोड़ी देर में ही ये तय हो जाता था कि ये जीत रहे हैं और सामने वाले को चित्त कर देते थे। अपने प्रतिद्वंदी को हराने में महादेवा पहलवान को आंखों से न दिखने के बावजूद कोई देर नहीं लगती थी। ये जो एक परंपरा है मल्ल विद्या की, कुश्ती की, श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय में, इसमें एक बहुत बड़ा नाम हुआ है श्री बलदेव चौबे का। ये जो बलदेव चौबे थे, इनका बड़ा विशालकाय शरीर था और इनकी पहलवानी का जलवा ऐसा था कि कहते हैं गामा पहलवान जब मथुरा आए तो गामा पहलवान भी इनसे कुश्ती नहीं हुई थी। 1920 के बाद कई वर्षों तक बलदेव चौबे की पहलवानी की वजह से एक बहुत बड़े नाम के रूप में धूम रही। दादाजी बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने बलदेव चौबे पर एक लेख भी लिखा था और ये बलदेव चौबे फिरोजाबाद में दादाजी के यहाँ, मुझे श्री हरीश चतुर्वेदी जी मेंबर साहब जो रहे हैं और हमारे मामा भी हैं हरीश मामा, उन हरीश मामा ने बताया कि दादाजी के यहाँ बलदेव चौबे आए और दोपहर में भोजन करके काफ़ी देर आराम भी करते रहे थे। बड़ी विशालकाय उनकी काया थी। इन बलदेव चतुर्वेदी का ऐसा खेल के क्षेत्र में, मल्ल विद्या के क्षेत्र में ऐसा नाम और एक प्रभाव था कि जब महामना मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो उस हिंदू यूनिवर्सिटी में खेल का कैसी व्यवस्था हो और कैसे साधन संसाधन हो, इस सब विषयों पर बात करने, राय लेने और निर्देशन के लिए इन्हीं बलदेव चौबे को वो अपने साथ बनारस ले गए थे और वहां ये रहे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस समय खेल से संबंधित जो भी इंतजाम, जो भी व्यवस्थाएं मालवीय जी ने तय की, उसमें बलदेव चौबे जी की राय का बड़ा भारी रोल रहा है। मथुरा के एक मोहन पहलवान हुए हैं, इनकी भी शारीरिक बलिष्ठता का बहुत चर्चा सुना गया है। यहां मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो पहलवान लोग थे, इनका खान पान का बड़ा महत्व था और जब ये दूसरी जगह लड़ने जाते थे तो जिस समय अनडिवाइडेड इंडिया था
तो जब ये पाकिस्तान जो आज का है इसके मुस्लिम इलाकों में या कहीं लड़ने जाएं तो लोग मानते नहीं थे कि ये मांसाहारी नहीं है। इनके खाने का एक महत्वपूर्ण अंग था अखनी। अखनी का मतलब है कि लगभग 5 सेर दूध ले लिया। सेर आप लोग सब समझते हैं, नहीं तो किलो में समझ लीजिए। और उस दूध में 1 सेर घी, 1 सेर बादाम, और इसको खूब औटाया गया। और जब ये 3 सेर रह जाता है तो उस अखनी को ये पहलवान लोग अपने भोजन के रूप में खाते थे। आजकल तो कोई इसको पचा ले ये भी बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि चतुर्वेदी लोगों का खाने का शौक भी है और पचाने की ताकत भी रही है, तो ये भी एक हमारे समाज का, हमारी परंपरा का अंग है। और आगे किसी एपिसोड में चतुर्वेदी समुदाय के खान पान पर भी मैं चर्चा करूंगा, तब और विस्तृत चर्चा होगी। ये जो मल्ल विद्या है, इसमें जो बटेश्वर के पास चतुर्वेदियों का मई गांव है, उसके हरनाथ चौबे बड़े नामी पहलवान हुए। जो इटावा के तेजपाल जी थे, हमारे नाना, मेरी मम्मी श्रीमती रजनी चतुर्वेदी जी के पिताजी श्री तेजपाल जी, ये तेजपाल जी की पत्नी श्रीमती मालती चतुर्वेदी फिरोजाबाद के नारायण दास जी की पुत्री। नारायण दास जी के छोटे भाई थे चौबे चिंतामणि। भाई चिंतामणि जी के पुत्र श्री परमानंद जी, श्री शंभुनाथ जी और श्री उमेश चंद जी थे। परमानंद जी शिक्षा विभाग में थे, जीआईसी के प्रिंसिपल थे, काफी समय अजीत मल भी रहे। श्री शंभुनाथ जी फिरोजाबाद रहते थे और कांच के कारोबार से जुड़े थे। और जो श्री उमेश चंद जी थे वो एंटरटेनमेंट विभाग में थे। हम लोग जब इटावा अपनी नंसार जाते थे और वो पोस्टेड थे, तो हम लोगों को बचपन का याद है कि 15-15, 20-20 लोगों का सिनेमा जाने का इंतजाम उमेश मामा करवा रहे हैं। और सिनेमा में तब बच्चे थे, इन बातों का बड़ा महत्व था। तब सिनेमा में इंटरवल में आइसक्रीम खाने को आ रही है, नाश्ता आ रहा है, तो ये जो चीजें थी ये बड़ा आकर्षित करती थी। उमेश मामा, शंभू मामा, ये सब लोग खाने पीने के बहुत गजब के शौकीन थे। और बाद में ये हरीश मामा आदि में भी ये आया है। एक बार मैं अपने एक्सपोर्ट के कारोबार के सिलसिले में सहारनपुर गया तो वहाँ उमेश मामा थे। वहाँ भी खाने पीने का जो चीज़ें थी वो मुझे आज तक याद हैं। वो बरेली थे तो वहाँ किप्स के सेम के बीज। कहने का मतलब ये है कि मस्त मौला, अच्छे अफसर, पक्के चौबे, ऐसे थे उमेश मामा। जो शंभू मामा थे, उनका खान पान, कोई हमारी नंसार में शादी हो या हमारे यहाँ शादी ब्याह फंक्शन हो, तो अब आज जैसा तो सिस्टम सब होटल की कैटरिंग का होता नहीं था। तो बड़ी से बड़ी दावत हो वो शंभू मामा के निर्देशन में ही होती थी। और बाद में उनके जाने के बाद, उनके देहावसान के बाद, वो हरीश मामा के निर्देशन में हुई। मुझे आज भी याद है मेरी छोटी बहन अर्चना की शादी में जो डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी से हुई, जब सारा इंतजाम हरीश चतुर्वेदी जी ने किया, तो जो बाद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हुए श्री जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, उन्होंने हरीश मामा की पीठ थपथपाई और हमारे पापा के साथ कहा कि आज तुमको गोल्ड मेडल मिलता है। ऐसा ये एक इस खेल से इतर है बात, लेकिन वो जुड़ी हुई ऐसी है, ये चर्चा ऐसी मैंने इन लोगों की कि ये जो परिवार है, पहले मैं बताऊं, मेरे नाना तेजपाल जी, उनको पहलवानी का बड़ा शौक था। और जो लोग इटावा के लोगों को जानते हैं वो जानते हैं कि एक इंद्रमणि चतुर्वेदी जी पोपो मामा थे, उनका विशालकाय शरीर था। और हमारे नाना तेजपाल जी, दोनों लोग जोर करते थे और ये दोनों लोग बहुत अच्छे तैराक भी थे। डूबते हुए को बचा लें। इटावा के प्रेम चतुर्वेदी जी और गोगो चाचा, उन दोनों का भी तैराकी में बहुत अच्छा नाम था। खुनखुन चौबे एक पहलवान हुए हैं। जो शंभुनाथ जी थे तो एक पहलवानी के सिस्टम में एक खिलाफत उसमें भी चलती है, उसमें भी खलीफा होते हैं जिनको आप रेफरी भी कह सकते हैं, जिनको उस खेल के, कुश्ती के सारे नियम कानून मालूम है। और उनको कुछ अखाड़ों में जहां मान्यता होती है वहां के वो खलीफा माने जाते हैं।
तो ये जो शंभूनाथ चतुर्वेदी जी थे, इनको शंभू खलीफा कहा जाता था और ये पहलवानी के खलीफा थे। इनके पुत्र स्वर्गीय दिलीप कुमार जी, उनका भी शरीर बड़ा तगड़ा और पहलवानी का शरीर था। वो जो दिलीप कुमार जी थे वो भी 2 अखाड़ों के खलीफा थे। शंभूनाथ जी के बड़े पुत्र स्वर्गीय पृथ्वीनाथ जी, जिनकी चर्चा में शेरो शायरी और कविता के सिलसिले में भी दास फिरोजाबादी के नाम से लिखते थे, कर चुका हूं। पृथ्वीनाथ जी का भी बड़ा बलिष्ठ शरीर था और उनको भी पहलवानी का बड़ा शौक था। ये जो शंभू खलीफा जी के पुत्र दिलीप कुमार जी थे, इन्होंने आगरा और अलीगढ़ में दंगल भी किए हैं। शंभूनाथ जी के छोटे पुत्र श्री हरीश चतुर्वेदी जी मेंबर साहब, जो मेरे से थोड़े ही बड़े हैं और बचपन से हमारी उनकी हम उम्री दोस्ती जैसी भी रही है, तो ये हरीश मामा जो हैं वो भी पहलवानी के खलीफा हैं और उन्होंने यहाँ पर फिरोजाबाद में राजा के ताल पे एक इंटरनेशनल दंगल हुआ था जिसमें विदेशों के पहलवान आए थे। वो दंगल का संयोजन इन्हीं हरीश चतुर्वेदी जी ने किया था। ये भी खलीफा हैं पहलवानी के। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि चतुर्वेदी समाज में मल्ल विद्या की एक बहुत बड़ी विरासत है। एक विशंबर पहलवान मथुरा के, सालिक चौबे मथुरा के, धड़े चौबे पहलवान मथुरा के, ये सब नाम भी बड़े नाम हैं। अब वापस आते हैं अपनी मूल बात पर, यानी कि बलदेव चौबे के किस्से को आगे बढ़ाते हैं। ये जो बलदेव चतुर्वेदी थे, ये रुस्तमे हिंद थे। उस समय ये आधुनिक कुश्ती का समय नहीं था कि गद्दे पे कुश्ती हो रही हैं और रेसलिंग है, इंटरनेशनल जो हो रही हैं, उनके नियम हिंदुस्तानी मल्ल विद्या से फर्क कर दिए गए हैं। लेकिन जो टिपिकल इंडियन कुश्ती थी, उसमें रुस्तमे हिंद सबसे बड़ा खिताब होता था। और ये जो थे, ये बलदेव चतुर्वेदी, जिनका वजन 7 मन का बताते हैं, बहुत विशाल काया थी। अगर आप 40 किलो से मन मानिए तो 280 किलो का वजन था। एक राधा किशन पहलवान, बड़ा नाम है, जिनको गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है, ये बुल्गारिया जाके लड़े हैं। जीता पहलवान, पारा पहलवान, धड़े पहलवान, मुन्नी पहलवान, मधुसूदन पहलवान, ये सब जो हैं, इनके बाद नाम आता है। तो अब उनके बाद जो बहुत बड़ा नाम हुआ, इन सब नामों के बाद, वो शिवाले पहलवान का नाम है। शिवाले पहलवान की बात आगे बढ़ाएं, उससे पहले कुछ और उनके जो समय के पहले पहलवान हुए हैं, उन पहलवानों के भी नामों की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। पहलवानों में जब मैंने आपसे अलदत्त की, कुलदत्त की चर्चा की, मुगल काल के पहलवानों की चर्चा की, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं एक तरफ से नाम बताऊंगा, लेकिन अगर ये नाम न लिए जाएं तो ये जो मल्ल विद्या की विरासत है, उसकी कहानी जरा अधूरी मानी जाएगी। ये पहलवान थे रमजी लैया, हवा चौबे, हरि गुरु, खूंग सिंह, दाऊ गुरु, भंगा जी, उद्धव सिंह, खेला पांडे। ये पहलवानों के नाम हैं जिन्होंने अलग अलग काल में, ये एक साथ के नहीं है, डिफरेंट ईयर्स में, अलग अलग समय काल में इन्होंने अपना नाम, अपने समाज का नाम रोशन किया है। भगवंत चौबे, बिलासा जी, खौना बाबा, गलगल जी, मेघा जी, और पिनाहट के हनुमान मिश्र, चंदरपुर के कल्याण जौन माने, कमतरी के कन्हई सिंह, मैनपुरी के रौन बौन, मैनपुरी के ही बेचे लाल और धौलपुर के जयगोपाल आदि, न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने कि बहुत नाम किया है समाज का, और मल्ल विद्या में, देश में जगह जगह जाके अपना नाम किया है। अब बात करेंगे उस पहलवान की जिसने समाज का नाम सारे देश में रोशन किया, यानी कि शिवाले पहलवान। ये जो शिवाले पहलवान हैं, ये काहो अल्ल के हैं और इनके पिता बैजनाथ चतुर्वेदी जी। बैजनाथ चतुर्वेदी के पुत्र शिवाले पहलवान ब्रज केसरी जीता, गणगौर केसरी जीता,
भारत केसरी के रनर अप रहे 1991 में, और इन्होंने केहर सिंह के भाई सुमेर सिंह, जो बहुत बड़ा नाम था, उसको चित्त किया। यहां पहलवानी की भाषा के ही टर्म में यूज करूंगा। ऑल इंडिया पुलिस में लगातार 4 बार मेडल प्राप्त किया। ये CISF में इनका सिलेक्शन हो गया था एज सब इंस्पेक्टर। ऑल इंडिया पुलिस के चैंपियन रहे। 17 साल की उम्र में कोटा की श्रीमती मीनू चतुर्वेदी से इनकी शादी हुई। तो शिवाले जी ने बताया कि मैंने एक बार सोच लिया कि अब मैं पहलवानी छोड़ दूं, क्योंकि गृहस्थी और पहलवानी दोनों कैसे चलेगी। तो इनकी पत्नी श्रीमती मीनू ने इनसे कहा, ये तो मेरे लिए बदनामी की बात होगी, मैं खुद आपकी पहलवानी में सब तरह का सहयोग करूंगी, लेकिन आपको ये पहलवानी का काम नहीं छोड़ना है। ये 17 साल की उम्र थी, और उसके बाद चतुर्वेदी समाज में आधुनिक काल में जो पहलवानों में मल्ल विद्या में सबसे बड़ा नाम है, उसमें से प्रमुख शिवाले पहलवान का कहा जाता है। मुंबई में, जो अब मुंबई है, वहां पर जो महाराष्ट्र केसरी जिसका बड़ा नाम था मौला शेख, उसको इन्होंने हरा के महापौर केसरी का जब खिताब जीता, तो ये चतुर्वेदी समाज के लिए तो गर्व की बात थी। ये पूरे उत्तर प्रदेश से पहले आदमी थे जिसने मुंबई में जाके और पहलवानी में ये खिताब जीता था। 1991 में प्रधानमंत्री पहले रहे राजीव गांधी जी की मौजूदगी में महान भारत केसरी दंगल में इन्होंने पूर्व, जो मैंने चर्चा की, भारत केसरी सुमेर सिंह को चित्त कर दिया था। इसमें सेमीफाइनल और फाइनल में ये जो शिवाले पहलवान थे, ये 84 पहलवानों को हरा के पहुंचे थे। शिवाले पहलवान के गुरु मदन मोहन पाठक जी थे। अब रिटायर होने के बाद ये जो शिवाले पहलवान हैं, ये आधुनिक संसाधनों से युक्त एक अखाड़ा चला रहे हैं मथुरा के यमुना पार इलाके में, जिसको गोपाल आश्रम के नाम से जाना जाता है। जो इनके एक शिष्य गूंगा पहलवान हैं, जो कि मूक और बधिर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेल के बड़ा नाम करके आए हैं। शिवाले पहलवान के पुत्र प्रिंस पहलवान भी बहुत अच्छे लड़ाके साबित हो रहे थे। 2012 में जिला कुमार का दंगल भी जीता और बहुत दंगल जीते, किंतु बाद में पैर में फ्रैक्चर हो जाने के कारण, चोट के कारण उनको पहलवानी से हटना पड़ गया। बलदेव पहलवान का एक और बहुत मजेदार किस्सा मुझे बताया शिवाले पहलवान जी ने। उन्होंने बताया कि एक कोई पहलवान था, वो जगह जगह जाके और लोगों से कुश्ती की चुनौती देता था, और जब व्यक्ति हार जाता था तो उसका लंगोट वो मांग लेता था। इस प्रकार से इकट्ठे किए हुए एक ट्रक भर के लंगोट लेके वो मथुरा आया। ऐसा कौन पहलवान है, उसने चुनौती दी, जो मुझसे लड़ सकता है। उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल चीज थी कि ये जो मथुरा के चौबे लोग थे, जो एक से एक मल्ल विद्या में पारंगत थे, और जो बलदेव चौबे खुद थे, ये लोग उस पहलवान से लड़ना नहीं चाहते थे। अब अगर वो चुनौती दे रहा है, आप लड़े नहीं, तो बेइज्जती है कि मथुरा में कोई ऐसा पहलवान नहीं है। तो बलदेव चौबे ने क्या किया कि इन्होंने एक पेड़ को ऐसे चीर के, और उसमें जो सिल होती है जिस पर चीज पीसी जाती है, अब तो शायद कम घरों में है, उसको उन्होंने पेड़ के बीच में फंसा दिया। और उन्होंने उस पहलवान से कहा कि अगर तुमने ये सिल निकाल ली तो तुम्हारी जीत है। और वो पहलवान जो था, वो एड़ी चोटी का जोर लगा के हार गया, जो सारे भारतवर्ष से एक ट्रक भर के लंगोट लाया था। आप सोचिए क्या क्वांटिटी होगी। तो वो उस सिल को नहीं निकाल पाया, और उसके बाद उससे वो पूरा ट्रक, क्योंकि इन लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था कि ये इस किस्म से नाम ले लेके देश के बड़े बड़े पहलवानों की बेइज्जती कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो उन्होंने उससे कहा अब तुम जाओ और ये ट्रक यहीं छोड़ जाओ। ये भी एक किस्सा है जिसमें उनको चिंता, सारे पहलवान, सारे मल्ल विद्या के पारंगत लोग किसी जाति, किसी धर्म के हैं, लेकिन अगर वो देश के पहलवान हैं तो उनकी चिंता थी कि उनका भी कहीं नाम ना खराब हो, बेइज्जती नहीं हो। जब हम मल्ल विद्या की बात करेंगे
तो एक नाम की चर्चा करना बहुत जरूरी है और वो नाम है स्वर्गीय श्री रोशनलाल चतुर्वेदी जी का। हमारे पुरोहित परिवार के, फिरोजाबाद के, हमारे बाबा के चाचा, उनकी पर्सनैलिटी, उनके शरीर, उनका पहलवानी का शौक ऐसा था कि उनको भीम चच्चा के नाम से भी जाना जाता था। वो रीवा राज्य में सुपरिंटेंडेंट कस्टम्स रहे और रीवा राज्य के जो महाराज थे वो खुद उनका बड़ा सम्मान करते थे। पूरे राज्य को कई पदों में उन्होंने हेड किया है, बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उनको मल्ल विद्या का और पहलवानी का शौक था। और जो एक दंड होते हैं, दंड बैठक होती है, उसी में एक चकर दंड कहलाता है। तो मैंने सुना है कि वो 1000 चकर दंड रोज करते थे और उनके भारी मुकद्दर आज भी हमारे घर में, सन 1932 में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी लगभग 88 वर्ष पहले तो उनकी मृत्यु हो गई, और आज भी उनके वो मुकद्दर हमारे घर में रखे हुए हैं जो सूख गए हैं लेकिन अभी भी भारी हैं। ऐसे लोग भी थे जो सरकारी सेवा में, उस समय की राजकीय सेवा में थे, लेकिन पहलवानी का शौक था। ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ पहलवानी कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि चतुर्वेदी समाज की एक मल्ल विद्या, कुश्ती विद्या की प्राचीन काल से बहुत ही अद्भुत और प्रसिद्ध किस्म की विरासत रही है। ये जो स्पोर्ट्स सीरीज के वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें एक साथ ही ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले खेल की चर्चा अगले वीडियो में है। इस एपिसोड को फाइनली एडिट करके और पब्लिश करने जा रहे थे, तब तक ये कुछ जानकारी और आई, तो उसको एडिटिंग में इससे जोड़ दे रहे हैं। तो ये आखिरी जानकारी भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म होता है, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। इटावा में भी जैसे जहाँ हर जगह माथुर चतुर्वेदियों के बस्ती रही है, उसी की तरह से इटावा में भी पहलवानी के मल्ल विद्या के क्षेत्र में काफ़ी लोगों ने रुचि ली है। वहाँ के बड़े प्रसिद्ध पहलवान हुए हैं दुन्ना जी और कुनकुन जी। इसके अलावा शिव नारायण चौबे या सिन्न जी, इनका भी पहलवानी के क्षेत्र में काफ़ी नाम था। मौले चौबे भी पहलवान थे। और एक मैं आपको बताऊं कि इटावा में तैराकी का भी, जो यमुना या चंबल के किनारे चौबों के गांव हैं, वहाँ तैराकी वाले लोगों का भी काफ़ी नाम आया है। एक पुराना किस्सा है कि भदावर महाराज के दरबार लगा था या कुछ लोग बैठे थे और चंबल नदी चढ़ी हुई थी। तो हथकाथ के पास की बात है, बाल मुकुंद चौबे थे एक। तो वहाँ भदावर महाराज ने कहा कि भाई कोई है जो चढ़ी चंबल में कूद जाए और तैर ले। तो किसी की, बड़े बड़े उनके दरबारी लोग बैठे थे, हिम्मत नहीं हुई। तो ये जो बाल मुकुंद चौबे थे, ऐसी किंवदंती है या किस्सा है कि बाल मुकुंद चौबे चढ़ी हुई चंबल में कूद गए, और न सिर्फ कूद गए बल्कि कूद के चंबल के उस पार गए और वापस इस पार आए। इससे महाराज भदावर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्न हुए, और चूंकि वो उस पार गए थे तो उधर कुछ उन्होंने जमीन जायदाद भी उनको दी। ऐसा किस्सा सुनने को मिला है। दूसरे तैराकों में इटावा के चूड़ामण कक्का जी का बड़ा नाम है, जो चूड़ामणि जी थे और उस जमाने के और तैराक भी थे, वो भी भरी यमुना में तैर लेते थे। चूड़ामणि जी की काया काफ़ी बलिष्ठ और विशाल काय थी। तो वो जब यमुना नदी के किनारे बड़े से किसी कगार से, किसी टीले से कूदते थे, तो ऐसा लगता था मानो एक कुछ क्षण के लिए वो जल 2 भागों में बट गया है। चूड़ामणि जी के तैराकी की बड़ी चर्चा रहती थी। एक और जो मैं पिछले एपिसोड्स में जिक्र कर चुका हूं, नंसार के परिवार के, मेरी मम्मी के ताऊ जी स्वर्गीय चुन्नी लाल जी का। तो जब ये छोटे थे और हथकाथ में रहते थे,
तो इनके बारे की भी ये चर्चा है कि ये चढ़ी हुई चंबल नदी में घंटों तैर लेते थे। तो नदी के किनारे के तैराकों का मैं आपसे चूड़ामणि जी के लड़के इंद्रमणि चतुर्वेदी जी पोपो मामा का जिक्र कर चुका हूं तैरने का, अपने नाना जी का जिक्र कर चुका हूं तैरने का, स्वर्गीय तेजपाल जी का, और गोगो चाचा का जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि वहां पर नदियों के किनारे की बस्ती में रहे हैं, तो उनको तैरना होता था। जहां तक पहलवानों का सवाल है, तो इटावा में वेंकटेश मंदिर के आगे रहने वाले गुरु छेदीलाल जी का भी बहुत नाम है। इन छेदीलाल जी के यहाँ ही मथुरा के जो वासुदेव कृष्ण गुरु जी थे, उनके बाबा बन्ना जी वहीं पे रहते थे। वो लोग संभवतः एक ही परिवार थे। ये जो कुनकुन जी का मैंने आपसे जिक्र किया, इनका एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है कि एक बार ये किसी बारात में जा रहे थे, और बारात में जैसा हंसी मजाक होती है, चुहल होती है, उसमें किसी बात पर इनका मन खराब हो गया। अब ये किसी से बात नहीं करें, बारात कहीं रुकी है चाय नाश्ते को तो उतरे नहीं। तो फिर जिस परिवार की बारात जा रही थी, उनके जो बुजुर्ग थे जो कि इन कुनकुन जी के मित्र थे, उन्होंने कहा अच्छा भाई कुनकुन जी के लिए 8 लड्डू लाओ। कुनकुन जी ने कोई उस बात का नोटिस नहीं लिया, नाराज बने रहे। उन्होंने कहा अच्छा भाई 15 लड्डू लाओ, 20 लड्डू लाओ। कुनकुन जी पे कोई असर नहीं था, वो मुंह उनका बना रहा, वो नाराज रहे। तब इन्होंने कहा कि कुनकुन जी के लिए 25 लड्डू लाओ। कुनकुन जी हंसने लगे, 25 लड्डू आए, उन्होंने लड्डू खाए और फिर बारात का आनंद लिया। तो ऐसे चौबों के हंसी मजाक के भी किस्से हैं, पहलवानी के भी किस्से हैं, तैराकी के भी किस्से हैं, और ये वो किस्से हैं जो कि हम लोग मौखिक रूप से एक दूसरे से सुनते आए हैं, सुनते हैं। तो मैंने कहा कि इस एपिसोड में हमारे हेरिटेज के में ऐसा भी एक आध किस्सा आपके सामने रखता रहूँगा। इससे हम लोगों की जो प्रवृत्ति है हंसी मजाक की, विटी होने की, ये सब चीज़ें भी सामने आती हैं।